हेलो। तो लाइब्रेरी में सर ने प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बातें भी कही थी और आज का जो तय हुआ कि प्रेमचंद जी का जो एक निबंध है, एक लेख है महाजनी सभ्यता, हम उस पर बात करना चाहते हैं। अब हम केवल इस लेख पे बात नहीं कर सकते, हमको यह समझना पड़ेगा कि प्रेमचंद आखिर है कौन। हम में से कितने लोग जानते हैं कि प्रेमचंद कौन है? नहीं जानते। जब हम कहीं बात करते हैं कि मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आपने क्या साहित्य पढ़ा, तो हम जब पूछते हैं तो व्यक्ति कहता है अरे हमने भी पढ़ा है, प्रेमचंद को पढ़ा, हमने ईदगाह पढ़ी, हमने बूढ़ी काकी पढ़ी है, हमने पंच परमेश्वर या इस तरह की और दो बेल है, बहुत सारे। वो हमारी मजबूरी थी, वो हमारे कोर्स में। क्या कभी ऐसा हुआ कि हमने ऐसा सोचा कि एक ईदगाह पढ़ने के बाद हमारी इच्छा हुई कि प्रेमचंद को ढूंढे, उनको और पढ़ा जाए? उन्होंने मेरे ख्याल से 500 कहानियां लिखी। दिनेश भाई, मेरे ख्याल से होंगी। अभी कल ही हम बैठे थे दिनेश भाई और हम तो देख रहे थे कि 40 कहानियां हमको अमृत राय जी, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने संकलित की है जो कहीं छपी नहीं, उसके 2 खंड। आप बताइए, इतनी कहानियां लिखने वाला वो व्यक्ति है, हमने सिर्फ कोर्स में पढ़ के उस आदमी को छोड़ दिया। प्रेमचंद जब हमारे यहाँ आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय वो अपनी नौकरी छोड़ दी, इस आंदोलन में एक लेखक के रूप में उतरे। और जिस समय महात्मा गांधी संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ और हमारे नेता संघर्ष कर रहे थे, हमारी जनता संघर्ष कर रही थी। उस समय प्रेमचंद अपनी कहानियों से लोगों में जागृति लाने की कोशिश करते थे। और उनकी जो लाइन थी वो वही लाइन थी जो गांधी जी और हमारे तमाम नेता अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं था, वह लड़ना यह भी था कि आगे जब हमारा देश आजाद होगा तो हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या होगी। वो लड़ना भी उस समय चल रहा था, जो कि भगत सिंह जैसे लोग उस समय लड़े। भगत सिंह उस समय कह रहे थे कि ये जो साम्राज्यवाद है, इसकी जो जड़ें इतनी गहरी है, तो आजादी के बाद हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जो साम्राज्यवाद की सरकार, जो पूंजीवाद की सरकार, जो वर्चस्व की सरकार। हम आम जनता की, शोषित पीड़ितों की, सबकी बात करने वाली, हम सबकी सरकार। ये एक बड़ा विजन वो 23 साल की उम्र में जिस व्यक्ति को फांसी दे दी गई, हम आज देखते हैं 23 साल की उम्र में आदमी कुछ सीखता नहीं है, उस समय उन्होंने इतना बड़ा उपक्रम किया। अभी सुभाष जी के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने इतनी बड़ी खोज की और तैयारी की और इस तरह से की। तो सब अपनी अपनी जगह से इस तरह का आंदोलन कर रहे थे। 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ तो प्रेमचंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान वहां पर दिया। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। इतनी बड़ी क्रांति उस समय वो हो रही थी 1936 में, जो हमारी आजादी के लड़ाई के साथ साथ हमारे जीने की और हमारे जीने के तरीके और शोषित और पीड़ितों को साथ में रख के उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए, उनको किस तरह से ऊपर लाना चाहिए, ये सब हमारी चिंताएं थी। ये सब चिंताएं प्रेमचंद की थी। और ये चिंताएं हमारे देश के जो नेता हैं, आजकल के नेता की तरह वो नेता नहीं थे, उनकी चिंता सर्वहारा वर्ग की चिंता थी और वो उस दिशा में काम कर रहे थे। महात्मा गांधी को हम याद करते हैं। आप सोचिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब आते हैं तब उन्हें यहाँ कोई उस तरह से उतना नहीं जानता था, क्योंकि अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे। जो हमारे यहाँ से गिरमिटिया बोलते थे, जो मजदूरी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते थे, उन लोगों के लिए वो लड़ रहे थे। वहाँ पर उन्होंने टास्टा आश्रम वगैरह चालू किया और उस तरह से उन्होंने बड़ा काम किया।
लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि इस देश को घूमना चाहिए, और वो लगातार इस देश में भ्रमण करते रहे, लोगों से मिलते रहे। और तब अंग्रेजों की नजर उन पर गई कि आखिर ये आदमी जहां जाता है इतने लोग हुए कौन। बाद में सारे घटनाक्रम आप जानते हैं, गांधी फिल्म भी आप कई लोगों ने देखी होगी। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि हम प्रेमचंद का ये आर्टिकल, ये लेख निबंध, ये पढ़ने से पहले, अब किसने पढ़ा है यहाँ पे? मैं अगर आपको पीडीएफ दी थी तो कोई बता सकता है? ये जो लेख आपको दिया था पीडीएफ में, ये किसने पढ़ा, या उसके पहले किसी ने ढूंढ के पढ़ा? महाजनी सभ्यता। प्रेमचंद 1936 में जो भाषण दे रहे थे, जो वक्तव्य दे रहे थे, उससे बहुत पहले का लेख है, और उस भाषण से कमतर भी है, लेकिन कमतर उनके खुद की तुलना कर रहा हूं, किसी और से नहीं कर रहा हूं। जब प्रेमचंद ने लेख लिखा तो गांव में जो महाजनी सभ्यता चल रही थी उन दिनों, उस पर उन्होंने कई कहानियां लिखी, और उन कहानियों में भी आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति जीवन भर कर्जा नहीं चुका पाता है, और उसकी संतान जो होती है, उसकी संतान को भी उसके घर काम करके उसके ब्याज में काम चलता है। तो वो वाली महाजनी सभ्यता की जब वो बात करते हैं, तो हमारे देश में जब एक दौर ऐसा आ रहा था, उसमें जो लोग हैं हमारे यहाँ के, वो पैसे के पीछे भाग रहे थे। हर कोई महाजन बनना चाह रहा था, हर कोई पैसा कमाना चाह रहा था, और प्रेमचंद इसीलिए प्रासंगिक है कि आज भी वही हो रहा है, हर आदमी महाजन बनना चाहता है। और वो जो महाजन उस समय थे, उनके पक्ष में सत्ताएं, मतलब सत्ताएं उन महाजनों की गुलाम होती थी। हम आज भी देखें, हमारी सत्ता भी आज महाजनों की गुलाम है, उस तरह से गुलाम है हमारी सत्ताएं, चाहे वो कोई भी सरकार, वो सब महाजनों के कहने पर काम करती है। अगर किसान आंदोलन हो रहे हैं और 3 काले कानून लाए गए हैं, तो वो उन पूंजीपति, उन बनियों, उन महाजनों के लिए लाए गए। क्या हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए? हमें ये पॉलिटिक्स नहीं समझना चाहिए महाजनी सभ्यता की। इस लेख के साथ साथ प्रेमचंद एक नजर और रखते हैं इस लेख में। वो कहते हैं कि मार्क्सवाद जब उस समय आया, 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई और रूस में पहली बार समाजवाद आया और वहां पे कम्युनिस्ट शासन हुआ, तो उस सरकार में जो वहां पे जो बदलाव हुए, ये बात अलग है कि वो मॉडल आगे जाके कुछ कारणों से फेल हुआ, उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन उससे ये तय नहीं होता कि मार्क्सवाद बुरा हो सकता है, ये हो सकता है, वो सर्वहारा की बात है। लेकिन मार्क्सवाद यह भी कहता है कि हम जो ये बातें कह रहे हैं, आप समय और परिस्थिति के हिसाब से उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ कोई सा भी धर्म हो, समय और परिस्थिति के हिसाब से आप उसमें चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये रूढ़िवादिता है। लेकिन मार्क्सवाद में ये रूढ़िवादिता नहीं है। उनका ये कहना है कि आप समय के हिसाब बदलो। बहरहाल इस लेख में प्रेमचंद ये कहते हैं कि एक समय वो है जो चल रहा है, वहां पे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, कोई पैसा इकट्ठा करना नहीं चाहता, सब सरकार का पैसा है, और उससे तमाम जनता और वहाँ की जो रियाया है उसका जो ध्यान रखा जा रहा है, उनको बराबर मजदूरी दी जा रही है। जो आदमी जितना काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिल रहा है, उनके काम के घंटे तय हैं। ये सब चीजें उस समय रूस में जब चल रही थी, उसका हवाला वो यहाँ पे देते हैं, और वो तुलना करते हैं कि हम इस पैसे के पीछे भागने में हमारी संवेदनाएं, मानवीयता और हम तमाम चीजों को लांघ जाते हैं और एक तरह से क्रूर हो जाते हैं। तो ये चीजें हमें त्यागना चाहिए। वो इस तरह से इसमें व्यंग भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जब 1936 भी आता है और तमाम तरह के आंदोलन होते हैं, हमें आज़ादी भी मिलती है और तमाम तरह के मॉडल हमारे यहाँ भी आते हैं और अच्छी तरह सब होता है, लेकिन जो जनता और जो सरकारें हैं वो उसको किस रास्ते पर ले जाती है, वो किस तरह से इस देश में पूंजीवाद और स्वार्थवादिता और संबंधों की जो इसमें वो बताते हैं, संबंधों का किस तरह से पतन हो गया। एक भाई अगर एक भाई के घर जाता है तो
तो वो सोचता है कि मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा। एक डॉक्टर अगर किसी की नब्ज पकड़ता है तो घड़ी की तरफ देखता है कि यार मेरा टाइम तो कीमती है। हमारे पुराने समय में जो इस तरह की पद्धतियां थी उसमें ये था कि एक व्यक्ति जाता था तो उसका दुख दर्द, उसके परिवार की चीजें ये वो इतना समय दिया जाता था, पूछा जाता था, क्योंकि हर बीमारी के पीछे हमारे उस वातावरण का भी दोष होता है और उसको भी पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो इस जो लेख है इसके कई अर्थ खुलते हैं, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने अर्थ खुलेंगे। तो उस अर्थ बहुलता में ये लेख बहुत बड़ा लेख है और हम इस लेख के माध्यम से जिन लोगों ने भी प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है वो उनको ढूंढें, उनको पढ़ें। हमारे पास एकलव्य की लाइब्रेरी है, कोटला की लाइब्रेरी है और देवास की गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में अभी पिछले दिनों में गया था, वहाँ पे 34,000 किताबें हैं, उसमें नई और पुरानी सब मिलकर। हम कोई पढ़ना नहीं चाहते, सबसे बड़ी समस्या है। और बिना पढ़े हम चाहते हैं कि हमारे भीतर वो दिमाग आ जाएगा। देखो, प्रतिभा अंदर से नहीं होती है, हम पढ़ते हैं, हम पैदा करते हैं, हुनर पैदा करते हैं, उससे आता है। कभी भी ऐसा नहीं गॉड गिफ्ट नहीं आती। कोई कहता है हमारे यहाँ की मैं तो किसी को नहीं पढ़ता, मैं तो खुद ही लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, आपको अपना गांव देखना पड़ेगा, शहर देखना पड़ेगा, प्रदेश देखना पड़ेगा, देश देखना पड़ेगा और पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। तब आप अनुमान लगा पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे कि आखिर हमें क्या करना है, कौन से रास्ते पे जाना है। और हम अभी प्रेमचंद की एक जीवनी है कलम का सिपाही, वो दिनेश कल उसको बात भी कर रहे थे, वो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उनके बेटे ने लिखी अमृत राय ने। आप सुभद्रा कुमारी चौहान को हम कितने लोग जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली प्रेमचंद की समकालीन थी। उनका कितना बड़ा काम था, उनके पति लक्ष्मण सिंह का कितना बड़ा काम था, ये सब चीजें हमें नहीं मालूम, लेकिन ये भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। इन सब चीजों को हमें जानना चाहिए और उन सब चीजों को जानने के बाद हमारे पुरखे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और आज भी वो प्रासंगिक क्यों है, इसको समझना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।